नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2025-26 पर आयोजित संगोष्ठी में प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी श्री दिनेश शर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्री डीपी भारती जी, निवर्तमान सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी के साथ केंद्रीय बजट की योजनाएं और आर्थिक नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी श्री जितेंद्र यादव जी, निवर्तमान चेयरमैन श्रीमती दीपमाला गोयल जी, साथ ही व्यापारी नेता श्री वीरेंद्र ढींगड़ा जी, श्री नवनीत गुप्ता जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री केवी गुप्ता जी, श्री सर्वेश गुप्ता जी, श्री शिवशंकर गुप्ता जी, श्री जौहर रस्तोगी जी सहित विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने बजट के सकारात्मक प्रभाव व संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। बदायूं से संवाददाता केशव गुप्ता की रिपोर्ट। सबको बताया जाए, इस दृष्टि से इस बजट के बारे में गोष्ठी करके या जनजागरण होना चाहिए और जितना भी हो सकता है मीडिया में या विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के माध्यम से, और ये बजट समाज में जाना चाहिए। बंधुओं, आजकल हमारा कल ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बजट सत्र चल रहा है और कल हमारे वित्त मंत्री जो शाजापुर से बिलोंग करते हैं श्री खन्ना जी, उन्होंने भी बजट रखा है। ये उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बजट रखा है और केंद्र की वित्त मंत्री बहन सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने 3.5 घंटे अब तक की जो वित्त मंत्री रहे हैं उनमें 8वीं बार इस वित्त मंत्री ने अपना बजट सत्र में 3.5 घंटे लगातार अनवरत बोल करके संसद के अंदर और देश के सामने यह बजट रखा है और ऐसे लोकप्रिय बजट की हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुओं, ये हमारा उत्तर प्रदेश का बड़ा शुभ मौका चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुंभ भी हो रहा है और उस महाकुंभ में हम सब लोग अधिकांश डुबकी भी लगा करके आए। कितने लोग लगाए हैं, जरा हाथ खड़ा करो। काफी लोग लगाए हैं। अभी शिवरात्रि तक उसका महात्म्य है तो अधिक से अधिक लोग जा रहे हैं और विधानसभा के अंदर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 57 करोड़ लोग अपने देश के और विदेश के ऐसे पवित्र स्थान पर त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के इस संगम में आज तक डुबकी लगा चुके हैं। ये रोज करोड़ सवा करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगाते हैं। एक महात्मा है, एक श्रद्धा और आस्था का विषय है। यह कोई उपहास का विषय नहीं है, ये कोई तर्क का विषय नहीं है। हमारी विधानसभा के अंदर और देश के अंदर इसकी चर्चा की है। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया। हमारे सपा के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तो इसको बहुत उपवास के रूप में, उपहास के रूप में और मजाक किया और इस पर क्यों फिजूल खर्ची की जा रही है। उनको इस आस्था के संगम में, इस महाकुंभ में, जिसमें भारत की आत्मा छिपी हुई है, भारत की निष्ठा और श्रद्धा छिपी हुई है, इसमें फिजूल खर्ची दिखाई देती थी। लेकिन सैफई के अंदर सैफई महोत्सव करते थे तो उसमें फिजूल खर्ची उनको दिखाई देती। सोचने का विषय कि ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है और इस आस्था को, श्रद्धा को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे हमारा इतिहास कितना पुराना छुपा हुआ है। दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी देश के अंदर नदियों की पूजा नहीं की जाती है। केवल भारत एक ऐसा है कि इस नदी को भी गंगा माता के नाम से पुकारता है और हम गंगा माता के ये अभिनंदन है। और उस दृष्टि से
हम इस आस्था के कुंभ को, जो महाकुंभ इस तरीके से अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है, हम बहुत नमन करते हैं और लोगों को जिन्होंने वहां आस्था की डुबकी लगाई है उनको निश्चित रूप से उसका महात्म मिलेगा। प्रणाम करते बंधुओं, हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी प्रतिबद्ध रही है और मैं बधाई देना चाहता हूं। 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी है। दिल्ली को बहुत बड़ा सफर करना पड़ा है, पहले कांग्रेस शासन से, उसके बाद आप पार्टी से, और अब आकर के दिल्ली के अंदर जो लोग रहते हैं, हमें वहां बहुमत मिला है और हमारी बहन रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री बनी है। एक बार बहुत ढंग से वो सरकार चलेगी। कल ही कैबिनेट की बैठक उन्होंने की, 7 लोग मिनिस्टर बने और कैबिनेट में पहला प्रस्ताव पारित किया कि आयुष्मान योजना को नजरअंदाज कर रखा था दिल्ली के अंदर, उस आयुष्मान केंद्र की योजना को वहां लागू किया जाए और वो लागू की गई है और कल से ही उसका काम शुरू हो गया है। आज तक पंजाब की सरकार ने उसको लागू नहीं किया है और आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी 10 सालों से उसको लागू नहीं किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि कल ही जाकर के जिन्होंने कहा था कि आस्था के इस पर्व पर उत्तर प्रदेश में गंगा के संगम के तट पर लोग डुबकी लगा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन यमुना नदी ऐसी है जो यहाँ नहाने लायक नहीं है। तो लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं नई कैबिनेट को कि उसने जाकर के कल शाम को ही गंगा पर और यमुना किनारे आरती कर करके और ये संकल्प दोहराया है कि यमुना की भी सफाई की जाएगी और यमुना को भी स्नान करने लायक बनाया जाएगा। ये हमारे आगे का संकल्प है। बंधुओं, महिला जो वित्त मंत्रालय ने हमारे सामने जो विषय रखा है, ये प्रबोधन का विषय है। व्यापारी नेताओं ने हमारे सामने बजट के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और निश्चित रूप से हम सब लोग इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, कैसा है। ये बजट जो पेश किया गया है, ये 1952 के बाद जो सरकारें बनी हैं उसमें सबसे बड़ा बजट 50.65 लाख करोड़ से अधिक इस बजट का आकार दिया गया है और इस तरीके से पारित किया गया है। ये सबसे बड़ा आकार का बजट है। बंधुओं, आजादी के बाद पहली बार जिस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने ये बजट रखा, यह बजट मध्यम वर्ग के लिए एक प्रकार से 12 लाख तक का कर, यानी 12,75,000 रुपए जो कमाता है उस पर कोई कर नहीं लगेगा, ये मुक्त किया गया है। ये बहुत बड़े उस मध्यम वर्ग के लिए बधाई की बात है। इस तरीके से सरकार ने किया है। अन्यथा 2.5 लाख रुपए पर 2.5 लाख रुपए से ऊपर जो कमाते थे उन पर कर लग जाता था, लेकिन ये पहली बार कोई भी 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाएगा और 12 महीने में 12 लाख उसका होता है, उसमें 80,000 रुपए का उसको बचत होगी। इस तरीके का यह बजट हमारे सामने आया। इसी क्रम में मैं वरिष्ठ व्यापारी नेता आदरणीय श्री वीरेंद्र ढींगरा भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वे आए और बजट पर सकारात्मक बिंदुओं को व्यापारी मजबूत तक प्रेषित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस सभा में हमारे उपस्थित श्री सयापुर से आए हुए उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व MP संमित्रा जी जो कि हम लोगों के दिलों में आज भी वास करती हैं, उनका और मंच पर बैठे हुए सभी
विशेष रूप से हमारे व्यापारी नेता भी हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और संचालक महोदय जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, बजट वास्तव में सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं। हर पक्ष को इसमें गहराई से देखा गया और वास्तव में आज जैसे कहा जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ईश्वर चाहेगा तो हम बहुत जल्दी पहली अर्थव्यवस्था पर भी आएंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने पिछली बार भी पिछले बजट सत्र के पर जो बैठक हुई थी मैंने कहा था कि हमारी बड़ी ईमानदारी के साथ टैक्स देना चाहता है और टैक्स से सरकार के भंडार बढ़ते हैं, उसी से सब योजनाएं भी बजट बनते हैं। लेकिन व्यापारी को उसके बाद मिलता क्या है? मेरा ये आपसे निवेदन था कि व्यापारी जो भी टैक्स देता मतलब है इसका कुछ राशि जब वो 60 साल के बाद जैसे सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, इसी तरीके से उसके टैक्स की राशि के हिसाब से उसको अगर पेंशन दे दिया है तो शायद आदमी के अंदर और राष्ट्रीय भावना पैदा होगी और वो अधिक से अधिक टैक्स जमा करेगा तब मुझे मालूम होगा कि बढ़ापे में जो आज मैं टैक्स दे रहा हूँ बढ़ापे में मुझे इसका कुछ न कुछ भाग मिलेगा जिससे मेरा बढ़ावा सुंदर तरीके से कट जाए। लेकिन ये बात खाली मीटिंगों में की जाती है और उसके बाद ये खत्म हो जाती है और सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचती या वो अनसुनी कर दी जाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से अपनी मांग को बड़ा दोहराता हूँ कि इसमें ध्यान दें और हमारे आदरणीय श्रेयापुर से आए हुए हैं तो हमसे भी निवेदन करूंगा, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि आप अपने कर कमरों से हमारी इस मांग को आगे बढ़ाएं कि व्यापारी को पेंशन जब सरकारी छोटा सा कर्मचारी उसको पेंशन मिलती है और हम लोग सरकार के भंडार बढ़ते हैं जिससे सारी योजनाएं चलती हैं और आज तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हमारा हक इतना भी नहीं है कि हम बुढ़ापे में सरकार को कुछ चाहे और वो हमको मिले। इसके अतिरिक्त माननीय आदरणीय मोदी जी ने हम लोगों से क्या जनता के बीच में वादा किया था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा और उसके लिए हमारे कदम उठाएंगे। लेकिन बड़े अजीब सी बात है कि आज जिस तरीके से पूरी बजट आया है वास्तव में अगर बजट पूरी तरीके से ईमानदारी से बढ़ जाए तो भारत का विकास बहुत सीमा में होगा। लेकिन ये बजट आया और किस तरीके से बंदरवाट की होगी इस पर हमें देखना होगा। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी बंदरवाट नहीं होने दूंगा और मैं चाहे मैं 2 लाख बेरोजगार युवा जो है इनको लगाना पड़े लेकिन करप्शन को खत्म कराऊंगा। लेकिन आज जो स्थिति है वो किसी स्थिति में नहीं है, हर जगह बिल्कुल ऐसा निर्भीक होकर जो है लोग ढूंढ रहे हैं और जो काला धन की हम बात करते हैं आप काला धन किसी के पास नहीं है वो सारा धन काला धन में इकट्ठा हो गया और अधिकारी के पास पहुंच गया। व्यापारियों के छापे मारे जा रहे हैं, व्यापारियों के लेकिन हम यार हमारी मांग थी कि अगर आप 10 व्यापारियों के छापे मारे तो 20 अधिकारियों के छापे मारे तब ये मिले कि आपको काला धन कहाँ पर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और भ्रष्टाचार भारत की जो नारा दिया था उसको साकार किया जाए। सिर्फ व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार हो जाएगा तो आज ये टेस्ट की जो पूरी रिपोर्ट रही है मैं समझता हूँ इससे और डबल हो जाएगी और हम लोग और सरकार का सहयोग करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।